guys, so welcome back to the channel. In the previous video we had talked about the Bohr's model of atom and we had learned that how to write the electronic configuration, how to find out what is the valency and the different parameters related to it. Now in today's video we are going to cover of the last part of this chapter which deals about how to write the symbol of an element in its complete form denoting its mass number, atomic number, and also we'll be studying about a special case of isotopes and isobars. So without any delay, let's start our today's video. So the very first point that we are going to discuss in today's video is the atomic number. I'm sure by this time आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही गया है कि atomic number क्या है. जस्ट लाइक आपके क्लास में रोल नंबर्स होते हैं, आप इसको एलिमेंट्स का रोल नंबर समझ सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में. अगर हम लेमैन टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये हर एलिमेंट का रोल नंबर है. ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंग्विश एटॉमिक नंबर, जस्ट लाइक सब लोगों का अलग अलग रोल नंबर होता है. बट एटॉमिक नंबर एक्चुअली डिनोट क्या करता है? वन थिंग दैट इज ये जो आपको बता रहा है वो ये है कि पीरियोडिक टेबल में, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे, पीरियोडिक टेबल में कौन सी एलिमेंट की क्या पोजीशन है, ये एटॉमिक नंबर आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करता है. दूसरा ये कि ये आपको बताता है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं. और अगर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि एफ एक्स इज एन एलिमेंट, ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इफ इट्स न्यूट्रल, तो उस केस में एटॉमिक नंबर आपका एक और चीज डिनोट करता है, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं. बट अगर हम स्पेसिफिक बात करें, एक जनरल बात करें, तो डेफिनेशन जो हो जाती है एटॉमिक नंबर की वो होती है, इट इज दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. और इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करने के लिए हम Z यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हाइड्रोजन हमारा सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर है 1. ठीक है, आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, दैट Z इज इक्वल टू 1 बिकॉज Z डिनोट्स योर एटॉमिक नंबर और 1 वैल्यू है, दैट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर 1 है. एंड इसका मतलब ये है कि उसके अंदर आपका एक प्रोटॉन है और एक ही आपका इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम न्यूट्रल के बारे में बात कर रहे हैं. सिमिलरली अगर आप हीलियम के बारे में बात करो नेक्स्ट, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 हो गया, दैट मीन्स Z इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 प्रोटॉन्स हैं. इसी तरह लिथियम का और आप हायर एलिमेंट्स के बारे में एटॉमिक नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, एंड एज लॉन्ग एज आप न्यूट्रल एटम्स के बारे में बात कर रहे हो, always remember this that the number of electron will stay to equal to the number of proton, क्योंकि यही कंडीशन जो है ये आपको बताती है कि एटम ऑन द होल कैसा है, न्यूट्रल है. ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड एस्पेक्ट के बारे में, विच इज द मास नंबर. व्हाट इज द मास नंबर? अब ऑफ कोर्स मास नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी एलिमेंट का मास कितना है. अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप किसी चीज़ का मास कैलकुलेट करते हो तो दैट मीन्स उसके अंदर जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आप उस हर एक चीज़ का मास ऐड अप करते जाओगे. तो अगर हम बात करें, हमने कहा है कि एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. इन तीनों चीज़ों का बना है, तो आप तीनों का मास ऐड करोगे. बट इफ़ यू रिमेंबर इन द वेरी स्टार्टिंग वीडियोज आई हैड टोल्ड यू अबाउट कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, एक्चुअल मास, इट इज़ अराउंड 10⁻⁻31 या इतना कम मास होता है, which is too small in comparison to proton and neutron. तो आप इस पार्ट को कंसिडर नहीं करते, इट इज कंसिडर्ड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो आपके पास क्या पार्ट बचा, प्रोटॉन बचा और न्यूट्रॉन बचा. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास नंबर. अगर आपको याद होगा, रदरफोर्ड और बोर के मॉडल ऑफ एटम में भी उन्होंने क्या कहा था, दैट द होल मास ऑफ द एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसकी वजह से ही ये जितना मास है वो डिसाइड होता है. तो मास नंबर क्या है? मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, इन दोनों का सम यानी कि एडिशन, दिस इज द
मास नंबर. देयर इज वन मोर थिंग टू नोट अप हियर. एक जनरल टर्म होता है जो कि हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए यूज करते हैं. क्या मतलब, जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में अगर आप बात कर रहे हो तो आप एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते हो, न्यूक्लियन. सो व्हेन आई एम सेइंग कि मास नंबर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट, तो उसका एक ही मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके आप एक वर्ड कह सकते हो, दैट इज न्यूक्लियन. कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 2 मार्क्स का, दैट व्हाट इज मेंट बाय अ न्यूक्लियन. तो न्यूक्लियन क्या है, आप लिख सकते हो द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियंस. अगर आपको मास नंबर पूछा जाता है तो आप लिखोगे इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. अब जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार्बन के बारे में बात करो, जैसे यहाँ लिखा है कार्बन का मास नंबर होता है 12. ठीक है, अब तक तो हम लोग ऐसे याद करते आए कि मास नंबर इज ऑलमोस्ट द डबल ऑफ द एटॉमिक नंबर. बट वो एक्चुअली मास नंबर कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, कहाँ से आप बता पा रहे हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो अगर कार्बन में आप देखो, कार्बन में प्रोटॉन कितने होंगे, अब प्रोटॉन आपको पता लगाना है, दैट मीन्स आपको एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमने पीछे क्या बोला था, वी सेड कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो यहाँ पे आप प्रोटॉन जो हम ऐड करोगे तो आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, Z इज इक्वल टू 6. ठीक है, इस तरह से. तो 6 प्लस इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप उस तरह से पता लगा सकते हो दोनों को ऐड करके कि इसका मास हो गया 12. हाउएवर न्यूट्रॉन्स को एग्जैक्टली पता लगाने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है. अगर आपको मास नंबर पता है तब आप माइनस करके, इस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करके आप न्यूट्रॉन्स को पता लगा सकते हो. अब जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मास नंबर आपको मालूम है 27, उसके अंदर 13 प्रोटॉन्स हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 13 है. फिर आप इसमें से इसको माइनस करोगे, आपके पास 14 आ जाएगा. इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, अब बात आती है कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई हैव रिटन सेंटर में यहाँ पे लिखा जाता है सिंबल ऑफ द एलिमेंट. सिंबल जो हम चैप्टर 3 में कर चुके हैं, किस तरह से सिंबल लिखे जाते हैं. टॉप पे यहाँ पे लिखा जाता है मास नंबर, ठीक है, यानी कि A. एंड यहाँ पे बॉटम में इधर लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, दैट इज Z. तो अगर एक स्पेसिफिक एग्जांपल लें, जैसे नाइट्रोजन का सिंबल है कैपिटल N. ठीक है, ऊपर हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया इसका मास नंबर दैट इज 14, और नीचे हमने लिख दिया इसका एटॉमिक नंबर विच इज 7. तो इस तरह से लिखे जाते हैं. अब जैसे अगर कार्बन की हम बात करें, कार्बन का क्या है, एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12. ठीक है, एल्यूमिनियम का आप बात करें तो एल्यूमिनियम का यहाँ 13 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 27. इस तरह से ये इनके प्रॉपर सिंबल लिखे जाते हैं. दिस इज अ कंप्लीट सिंबल विच इज रिटन इन द पीरियोडिक टेबल. इससे आपको पता लग रहा है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है. एटॉमिक नंबर पता लग गया तो मतलब इन अदर वर्ड्स आपको पता लग गया कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं. और मास नंबर पता लग गया तो फिर आप उससे क्या ढूंढ सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो सच क्वेश्चंस आल्सो कम इन द एग्जाम. आपको या तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ढूंढने होते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन ढूंढने होते हैं. इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं. तो आई होप दिस मच पार्ट ऑफ इज क्लियर टू यू. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज अबाउट द आइसोटोप्स एंड आइसोबार की. ये क्या चीज़ होते हैं. अब आइसोटोप्स के बारे में हमने चैप्टर 3 के टाइम पे भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में हम उनको डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर एक्चुअली आइसोटोप्स. अब नेचर में इट वाज फाउंड आउट दैट एक एलिमेंट, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के जो एलिमेंट है उसके एटम्स नेचर में 3 तरह से पाए जाते हैं. किस तरह से पाए जाते हैं, दे आर एज दिस वन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम. अब इनका क्या फर्क है आपस में, है तीनों हाइड्रोजन ही, बट व्हाट इज द फैक्टर दैट इज मेकिंग दीज थ्री डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. आप यहाँ पे इनके सिंबल्स को आप ध्यान से देखो. अभी हमने पीछे देखा नीचे वाला जो होता है दिस इज द एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला जो है दिस इज द मास नंबर. ठीक है, अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्या चीज फर्क है.
लेट मी करेक्ट दिस अप, यहाँ थोड़ा ऑपोजिट लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली दिस। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बट व्हाट इज दैट इज मेकिंग दीज थ्री डिफरेंट? इनका मास नंबर जो है वो अलग है, मास नंबर अलग है बट एटॉमिक नंबर सेम है। तो अब हम इससे क्या डिसाइफर कर सकते हैं, क्या इन्फर कर सकते हैं? एज लॉग इनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सब में सेम है, ठीक है। और अब आप देखो तीनों के तीनों न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी सेम है। तो क्या बचा फिर अलग? इसका मतलब ये हो गया कि इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो हमारे डिफरेंट हैं। तो न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होने की वजह से इनमें थोड़ी थोड़ी बातें अलग होती जा रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स को इन जनरल अगर हम डेफिनेशन बात करें, ये वो एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, आपको ये ध्यान रखना हम एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके कुछ कुछ एटम्स इन तीन तरह से पाए जाते हैं। सो आइसोटोप्स आर नंबर 1 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये एक कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, ये एक ही एलिमेंट की बात हो रही है। कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 2 ये है दैट दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। जैसे कि आपने यहाँ देखा, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, बट कंडीशन नंबर 3, दे हैव डिफरेंट मास नंबर, दे हैव डिफरेंट मास नंबर। ये तीन कंडीशन अगर कोई एटम एलिमेंट का सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहते हैं कि दे आर आइसोटोप्स। तो अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, क्या वो सेम ही एलिमेंट के हैं, क्या वो फिर सेम उनका एटॉमिक नंबर है, और तीसरी चीज़ क्या उनका मास नंबर डिफरेंट है या नहीं है, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो ये थी एक जनरल डेफिनेशन। अगर आप स्पेसिफिक डेफिनेशन के बारे में बात करो तो वो क्या है कि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो डिफर करते हैं, बाकी चीज़ें सेम है। अब आप जैसे इसका चेक करो, कार्बन के भी दो आइसोटोप्स यहाँ पे शो कर रखे हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कार्बन 12 6 एंड कार्बन 14 6, जैसे कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बन 12 एंड कार्बन 14। आपको याद होगा ये कार्बन 12 के बारे में हमने कब डिस्कस किया था, जब हमने 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था तब। तो अगेन इफ यू आर टू चेक इफ दिस इज एन आइसोटोप और नॉट, पहले क्या देखोगे, ये दोनों एटम्स जो हैं वो सेम एलिमेंट के हैं, यस। क्या दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है? यस। मास नंबर डिफरेंट है? यस, इट इज डिफरेंट। सो दीज आर आइसोटोप्स। सिमिलरली क्लोरीन का भी काफ़ी आइसोटोप, जैसे आप यहाँ देख रहे हो क्लोरीन, दिस इज 35 की फॉर्म में और एक 37 की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। ये आइसोटोप्स है, ठीक है। तो नेचर में बहुत आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दो ही आइसोटोप हों या तीन हों, बहुत सारे आइसोटोप्स भी प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली सीजियम और जीनॉन के सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स अवेलेबल हैं, सबसे ज़्यादा। और बात करें अगर हम इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, इन सब आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही रहते हैं, तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटीज ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं, ठीक है। ये बात एक यहाँ पर नोट करने की है। बाकी आइसोटोप्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, सम ऑफ देम माइट बी स्टेबल एंड सम ऑफ देम माइट बी ऑफ कोर्स अनस्टेबल। जो अनस्टेबल होते हैं वो इन अदर वर्ड्स रेडियो एक्टिव होते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर नॉट स्टेबल, तो वो स्प्लिट अप करते जाते हैं टू बिकम और टू रीच द मोर स्टेबलर फॉर्म। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ऑफ कोर्स जैसे अब हमने बात की एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। जब हम एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ तो ये बात थी कि सब एटम्स का मास हम एक ही मान रहे थे, लेकिन अभी आइसोटोप्स में हमने देखा कि एटम्स तो वो एक ही एलिमेंट के हैं लेकिन उनका मास नंबर तो डिफरेंट है। तो फिर हम क्या माने उनका एटॉमिक मास? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट देयर एवरेज एटॉमिक मास। आप एवरेज ही लोगे, जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट है, सब कुछ सेम है उसका लेकिन मास नंबर अलग है, तो आप क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे। तो यहाँ पे एक केस मैंने ले रखा है कि दैट हाउ टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। तो हेयर आई हैव डिस्कस द केस ऑफ क्लोरीन।
क्लोरीन जो है वो दो फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया। 1735 एंड 1737 एटॉमिक नंबर सेम है 17 एंड मास नंबर अलग है, एक 35 की फॉर्म में प्रेजेंट है, एक 37 की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर आप स्पेसिफिक बात करोगे इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ, ये जितना भी इसका एटॉमिक नंबर है उसके इक्वल होगा, तो दोनों का प्रोटॉन सेम है। लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन निकालो, ये 18 और 20 किस तरह से आया, दैट मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको प्रोटॉन दोनों के केस में मालूम है, मास नंबर से माइनस कर दो, एक बार 35 से माइनस करोगे, एक बार 37 से माइनस करोगे, यू विल गेट 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। बट क्वेश्चन में जो मेन चीज आपको गिवन होती है वो है ये क्या चीज है परसेंटेज, दिस इज बेसिकली द नेचुरल अबंडेंस, कि नेचर में इनकी अबंडेंस क्या है, कितने परसेंटेज में ये पाए जाते हैं, कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट में नेचर में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 35 वाला जो आइसोटोप है वो नेचर में 75% प्रेजेंट है, 37 जो प्रेजेंट है दैट इज अराउंड 25%। तो अब इनका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो किस तरह से ढूंढा जाता है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, जो भी परसेंटेज दे रखी है %1, ठीक है, इन टू जो भी उसका मास है, मास आप लोगे, ठीक है, मास 1 लिख रही हूँ, प्लस %2 इंटू मास 2, इससे आपका आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब यहाँ पे इसी वाले केस को अगर हम सॉल्व करें तो वो इस तरह से हो जाएगा, %1 क्या है 75%, सो 75/100 इनटू मास 1, क्योंकि ये किसका परसेंटेज है, ये इस वाले का परसेंटेज है, तो इनटू 35 प्लस, फिर आप दूसरी परसेंटेज ले लोगे 25/100, ठीक है, यहाँ कॉमन ले लिया इसलिए हमने एलसीएम में, इनटू मास 2 जिसका ये परसेंटेज है इनटू 37। आप इसको फाइंड आउट करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 35.5 AMU और सिंपली U। तो ये इसका एवरेज एटॉमिक मास है। तो दैट इज द रीजन वाई कि कुछ केसेस में आपका एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शनल आता है, क्योंकि अभी तक तो जो हमने देखा पीछे मास नंबर क्या था, मास नंबर था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद कुछ एटम्स का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आ रहा था। क्यों? इसका मतलब ये है कि उसके आइसोटोप्स प्रेजेंट है नेचर में, और हमने क्या किया, हमने एवरेज निकाल लिया। एंड अब ऑफ कोर्स जब एवरेज निकाल रहे हो, आप फ्रैक्शन निकाल रहे हो, तो डेसिमल में तो आंसर आएगा ही। हो सकता है कुछ केस में ना आए, बट मेजॉरिटी चांस ये है कि वो फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर एग्जाम में, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इन विच यू हैव टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है वो ये होता है कि आपको एवरेज एटॉमिक मास तो गिवन होगा, यानी कि ये 35.5 एक गिवन होगा, लेकिन आपको ये दोनों परसेंटेज गिवन नहीं होंगी। दो चीज़ें गिवन नहीं है और आपको ये दोनों चीज़ें ढूंढनी है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इस फॉर्मूले के अंदर आप सिंपल मैथ्स वाली चीज़ यूज़ करोगे, जो आपको नहीं पता उसे क्या मानना है, एक्स मानना है। तो अगर आपने एक चीज़ को एक्स मान लिया, ठीक है, आपने इसको एक्स मान लिया, दूसरे चीज़ को क्या मानोगे, परसेंटेज की बात हो रही है। परसेंटेज में हमेशा अगर एक चीज़ आपको पता है कि मान लो एक चीज़ जो है 60% है, तो दूसरा क्या होगा 100 - 60, दैट इज़ 40%, ऐसे। तो अगर एक चीज़ x है तो दूसरा क्या होगा 100 - x। बस इस तरह से फिर आप इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, आपको एक परसेंटेज पता लग जाएगी, 100 में से माइनस करो, आपको दूसरी परसेंटेज पता लग जाएगी। So such questions come in the exam, right? So I hope the calculation is very simple. All you need to remember is this formula. This is important. ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन क्या है, इनकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। अब जो एप्लीकेशंस हैं उनकी ये है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो ज़्यादातर हमारे यूज़ किए जाते हैं इन रेडियो एक्टिव स्टडीज़ एंड रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स, मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में जो कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रखे हैं उन्होंने, वो ये हैं, जैसे कि आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, स्पेसिफिक, ये नहीं कि आपने कोई भी यूरेनियम ले लिया,
एक स्पेसिफिक आइसोटोप लिया जाता है। एंड बाय दिस टाइम अगर आपने टेनेट मूवी देख लिया तो आई एम श्योर आपको पता होगा यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप लिया जाता है। इन दैट मूवी दे हैड डिस्कस्ड इट क्वाइट अ लॉट दैट यूरेनियम 235 आइसोटोप ही वाज आफ्टर। सो यहाँ पे यूरेनियम का 235 वाला आइसोटोप यूज किया जाता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अगर हम कोबाल्ट के बारे में बात करें, कोबाल्ट का 60 वाला आइसोटोप इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आयोडीन तो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है, इसके बहुत सारे आइसोटोप्स हैं और अलग अलग आइसोटोप्स बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं, कुछ गोइटर में, कुछ थायराइड में, एंड अलग अलग ब्रेन या फिर इन सब चीज़ों के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। यूजुअली 121, 123, 131 ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज आइसोटोप्स हैं ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो ये इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पार्ट की, आइसोबार क्या चीज़ है। अब तक हमने सिर्फ आइसोटोप्स के बारे में चैप्टर 3 में भी डिस्कस किया था, बट आइसोबार के बारे में हमने अब तक कहीं डिस्कस नहीं किया है। सो व्हाट आर आइसोटोप्स? अब आइसोटोप्स को की कंडीशन जैसे हमने वहाँ 3 कंडीशन रखी थी, यहाँ पे भी हम देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दिस इज कंडीशन नंबर 1। आइसोटोप में क्या था? दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोबार में क्या है? ये डिफरेंट एलिमेंट है, कंडीशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन की बात करें तो वो ये है दैट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, दिस इज द कंडीशन नंबर 2। एंड थर्ड इज दैट दे हैव सेम मास नंबर्स। तो इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में पहले समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया कैल्शियम एंड आर्गन का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, लेकिन इनका मास नंबर जो है वो होता है 40। तो मास नंबर जो है दैट इज सेम, एटॉमिक नंबर जो है आई एम सॉरी मास नंबर जो है दैट इज सेम, एंड यहाँ पे आपने एटॉमिक नंबर जो लिखा दैट इज Z, ये हो गया आपका डिफरेंट। तो कंडीशन चेक करते हैं। नंबर 1, क्या ये एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के हैं? यस, एक कैल्शियम का है, एक आर्गन का है। क्या दोनों का मास नंबर सेम है? यस, इट इज सेम। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है? यस, इट इज डिफरेंट। सो दीज आर नोन एज आइसोबार्स। ठीक है, तो ये एक इसका एग्जांपल है। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले रखा है जिसमें आप आयरन और निकल का मैंने लिया है। आयरन में आप देखो कि इसका मास नंबर 58 है, निकल में भी मास नंबर 58 है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो इनका डिफरेंट है। ठीक है, तो दीज आर व्हाट आर नोन एज आइसोबार्स, राइट। अब ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसे होगी, आइसोटोप्स में तो सेम थी क्योंकि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर सेम, पर क्या यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी डिफरेंट है, एंड ऑफ कोर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटीज अलग होती हैं, दे आर नॉट रियली सेम विद ईच अदर। ठीक है, एंड अगर बात करें हम इनकी रियल लाइफ एप्लीकेशन की, तो इनका भी ज़्यादातर एप्लीकेशन मेडिसिनल और इस सब में ही रहता है, बट दे आर नॉट मच ऑफ सिग्निफिकेंस एज वी टॉक्ड अबाउट दी आइसोटोप्स। तो अब लास्ट चीज़ बस एक मैं हाईलाइट जो करना चाहती हूँ दैट इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द आइसोटोप्स एंड द आइसोबार्स। तो एक तो ये है कि दे आर बेसिकली, आइसोबार्स में हमने देखा मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आइसोटोप में क्या था? उल्टा था, एटॉमिक नंबर सेम था, डिफरेंट मास नंबर था। ठीक है, आइसोटोप्स में हम सेम एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि देवर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यहाँ पे देवर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमने और देखा था। बाकी ये है कि आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोबार में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, एंड ऑफ कोर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होगा तो उससे क्या नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि सेम थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर सेम, सो दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। और लास्ट जो अभी हमने ऊपर मैंने लिखा ही है दैट आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, isotopes are the atoms of same element. So question can come in the exam, differentiate between the isotopes and isobar, या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको आइसोटोप्स के यूजेस लिखने हैं, क्या उनके यूज हैं। तो ये था ऑल अबाउट दिस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम
and I hope all the concepts of this chapter are clear to you. अगर आपको कोई भी doubt है तो then please do let me know. And if you like the video, आपको concept समझ में आए, then make sure to like the video and of course share it with your friends so that we can share the knowledge and spread the word. So thank you so much for watching. We'll meet you up in the next video. Till then, bye bye and take care.